अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नोड जेएस फॉर बिगनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा नोड जेएस फॉर बिगनर की सीरीज़ का तीसरा हिस्सा है, मतलब पार्ट 3 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे ES6 के बारे में और उसने जो नए फीचर्स इंट्रोड्यूस कराए हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ और सिर्फ मतलब इंट्रोड्यूस जो न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं ES6 में उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने पाए। इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर नज़र आ रहा होगा, जो कि एक स्मार्ट एडिटर है और जिसको मैं जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स के लिए प्रेफरेबल करता हूं और इसको कहता हूं, रिकमेंड करता हूं कि अगर आप इस नोड जेएस में या फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स पे काम कर रहे हैं तो यू मस्ट यूज दिस विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर एंड इट हैव लॉट्स ऑफ कूल एक्सटेंशंस एज वेल। तो चलिए बगैर किसी डिले के हम बात करते हैं ES6 के। तो यहाँ से मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और यहाँ पे ES6 या एक्मा स्क्रिप्ट 2015 के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें दो कीवर्ड्स न्यू इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, एक है लेट एंड दूसरा है कॉन्स्ट। तो बेसिकली ये आप समझ लें कि ये दोनों जो है ये वार वेरिएबल की रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन उसकी जगह इनको प्रेफरेबली यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में, मुख्तलिफ लोकेशंस पे, मुख्तलिफ इसके यूजेज हैं। वार इज स्टिल बीइंग एबल टू यूज्ड, उसको स्टिल यूज़ किया जाता है एक्मा स्क्रिप्ट 6 में भी, लेकिन हम उसको यहाँ पे कंपैटिबिलिटी इश्यूज के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली लेट और कॉन्स्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेट कीवर्ड की। तो लेट कीवर्ड का फीचर नंबर 1 ये है कि ये आपको दोबारा से उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। मतलब अगर आपने लेट ए इज इक्वल टू 10 किया है या लेट ए किया है तो दोबारा आप लेट ए नहीं कर सकते। इस पे आपको जब आप इसको रन करेंगे या आपने ESLint या TSLint, सॉरी TSLint इज फॉर टाइपस्क्रिप्ट, ESLint ES6 के बारे में, तो अगर आपने ESLint का पैकेज इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो यहाँ पे तो आपको एरर नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब आप लिखेंगे नोड और इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आपको वो एरर नज़र आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी मैंने इसको सेव नहीं किया, यहाँ पे सेव किया, इसको सेव करने के बाद मैंने इसको रन किया तो ये आपके पास एरर आया कि आइडेंटिफायर हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। मतलब ये ए डिक्लेयर हो चुका है, इसको आप दोबारा उस स्कोप लेवल पे डिक्लेयर नहीं कर सकते। स्कोप से मुराद यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, फंक्शन समथिंग लाइक हेलो, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ लेट ए, तो अब आपको इस पर कोई एरर नहीं आएगा। ये देख सकते हैं सक्सेसफुली रन हो गया हमारा कोड, और चूंकि आउटपुट कोई भी नहीं है लेकिन हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log a और एक मैं लिखता हूँ यहाँ पे console.log a और उसके बाद मैं रन करता हूँ हेलो फंक्शन को, तो अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास है दो एरर आ रहे हैं कि आइडेंटिफाई अनआइडेंटिफाइड, क्योंकि हमने इनको असाइन नहीं की कोई वैल्यू। तो इसमें असाइनमेंट ज़रूरी होती है बताना इसकी। तो सपोज मैं यहाँ पे कह देता हूँ 10 और यहाँ पे मैं कह देता हूँ 20, तो पहले कौन सा डिस्प्ले होगा? पहले हमारे पास 10 डिस्प्ले होगा, फिर 20। ये देखें 10 और 20, क्योंकि हमने पहले console.log a किया। अगर मैं हेलो को ऊपर कर देता हूँ तो ये हमारे पास अब 20 और 10 आ गया। लेकिन सपोज अगर मैं यहाँ पे दोबारा लेट ए इज इक्वल टू 30 करता हूँ तो अब हमारे पास एरर आएगा। एरर क्या आएगा कि ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब आप दोबारा इसको डिक्लेयर नहीं। एक किस्म का ये यूजफुल एरर है आपके लिए कि आपको इसने बता दिया कि आपने इसको डिक्लेयर किया हुआ, दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप अगर इसको वैल्यू रीअसाइन करना चाह रहे हैं सपोज, तो आप लेट को यहाँ से ख़त्म कर दें और सिंपल ए इज इक्वल टू 30 लिखते हैं। तो अब आप इसको जब रन करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। ये देख सकते हैं अब 30 वैल्यू असाइन हो गई है ए को दोबारा से। तो अब हेलो ने 20 डिस्प्ले किया और इस ए ने 30, हालांकि हमने इसको इनिशियलाइज ए से किया था। तो ये है हमारे पास लेट का कीवर्ड। इसको अच्छा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ वेरिएबल के साथ आप यूज़ करें, आप इसको फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट हेलो इज इक्वल टू फंक्शन, दैट्स इट। मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब मैं दोबारा अगर हेलो को कॉल करूँगा तो आप देख सकते हैं 20 हमारा डिस्प्ले हो गया। तो हम इस तरीके से भी इसको लेट को या कॉन्स्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास सिंपल यूजेज ऑफ लेट। अब हम बात करते हैं कॉन्स्ट की।
तो कॉन्स्ट के साथ या कांस्टेंट के साथ जब हम कोई वैल्यू सबसे पहले तो डिक्लेयर करते हैं तो उसको इनिशियलाइज करना ज़रूरी होता है। देखिए मैंने कॉन्स्ट ए लिखा, सेव किया और उसको रन किया, तो यहाँ पे हमारे पास जो एरर आया, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 20, अब मैंने इसको इनिशियलाइज किया, लेकिन यहाँ पे वो फिर एरर देगा। तो देखें उसने सेम एरर दिया कि मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। फोकस कीजिएगा, कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मतलब जहाँ पे आपने कॉन्स्ट को डिक्लेयर किया है वहीं पे आपने इसको इनिशियलाइज किया है। अब मैंने इनिशियलाइज कर दिया, अब आपके ख्याल में एरर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? डेफिनेटली एरर आएगा, क्योंकि हम कॉन्स्ट को री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। देखिएगा यहाँ पे अब असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल, मतलब आप इसको दोबारा से कोई दूसरी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते जिस वेरिएबल को आपने कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर किया हो। मतलब कॉन्स्ट को आप वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे आपके पास वैल्यूज स्टैटिक हों। लेकिन इसमें एक काम आप और कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे a इज इक्वल टू मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा नेम इमरान, एज 39। अब आप इस ऑब्जेक्ट को, सॉरी यहाँ पे कॉमा आता है, तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया विद कॉन्स्ट ए। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं कि a डॉट एज इज इक्वल टू 40, इस तरीके से आप करेंगे। और जब आप लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग a डॉट एज और इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 40 आएगा, क्योंकि अब हमने a में चेंजेस नहीं की बल्कि a के नेम में के अंदर एक प्रॉपर्टी उसमें चेंजेस की। लेकिन अगर हम यहाँ पे a को इनिशियलाइज करें लाइक दिस नेम इमरान और दोबारा से हम लिखें a कॉन्स्ट a इज इक्वल टू नेम इरफान, तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास वही एरर देगा, आइडेंटिफायर a हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, जो एरर इसने लेट के साथ दिया था। तो ज़हन में रखिएगा कॉन्स्ट जो होता है वो कांस्टेंट है, हम उसमें ना इंक्रीमेंट कर सकते हैं ना ही डिक्रीमेंट कर सकते हैं। और इसको मोस्टली स्टैटिक फंक्शंस के साथ, जब हम कोई फंक्शन जैसे एनोनिमस फंक्शन बना रहे हैं तो इसके साथ हम मोस्टली यूज़ करते हैं ताकि वो फंक्शन दोबारा क्रिएट ना हो सके उस वेरिएबल के साथ, तो तब हम यूज़ करते हैं कॉन्स्ट ए को। तो दोस्तों ये है हमारे पास कॉन्स्ट ए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एरो फंक्शंस की। एरो फंक्शंस को भी इंट्रोड्यूस कराया गया ईयर 6 में। तो एरो फंक्शन का मेथड ये है कि अगर आपको याद हो सर्वर साइड, अगर आपने किसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में काम किया हो तो आपने एरे यूज़ की थी। एरे में हम एरो एक इक्वल साइन और ग्रेटर देन साइन यूज़ करते हैं की और वैल्यू को असाइन करने के लिए। तो सेम लॉजिक इसमें भी यूज़ की गया है। इसके मैं डिफरेंट मेथड्स आपको यहाँ पे बताऊंगा कि एरो फंक्शन को नॉर्मली कैसे हम यूज़ करते हैं फंक्शंस को, और फिर एरो फंक्शन के साथ इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेट या कॉन्स्ट हेलो इज इक्वल टू फंक्शन, और फिर इसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाई, फिर मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न हेलो फ्रॉम हेलो, मतलब हेलो कह रहा है हेलो, ये मैंने लिखा। लिखने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, तो डेफिनेटली हमारे पास जो मैसेज है वो आएगा हेलो फ्रॉम हेलो। सॉरी मैंने रिटर्न किया है इसको, सॉरी। तो रिटर्न करने के लिए फिर मुझे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा। अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हेलो फ्रॉम हेलो। तो दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ क्रिएटिंग एनोनिमस और क्लोजर फंक्शंस। तो लेकिन हमारे पास जो AES6 है उसने इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। अब सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखेंगे ये जो हेलो फंक्शन है ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसमें कोई पैरामीटर हम नहीं दे रहे। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, हाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं एरो मेथड को यूज़ करूंगा। तो अब ये फंक्शन अब चूंकि कोई वेरिएबल नहीं एक्सेप्ट कर रहा पैरामीटर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इन ब्रेसेस में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, सिंपल, ये कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फिर हम एरो मेथड यूज़ करेंगे। अब नीचे ये एक सिंगल लाइन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं हेलो फ्रॉम हेलो। अब देखें फ़र्क, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो फ़र्क है वो ये है कि ये फंक्शन जो दो ब्रैकेट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं इस पूरे मेथड को यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये जो सिंपल टेक्स्ट है अगर हम इसके साथ यहाँ पे कोई ऑपरेटर या ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करते तो इसका सिंपल मतलब होता है कि वन लाइन स्टेटमेंट हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वो रिटर्न होगी। ध्यान में रखिएगा वो रिटर्न होगी। तो मैं अगर यहाँ पे अब लिखूँ अगर कंसोल डॉट लॉग हाई, सॉरी मैं यहाँ पे हेलो फ्रॉम हाई में लिख देता हूँ ताकि डिफरेंस आपको पता चले। तो अब आप देखेंगे हमारे पास वही मैसेज आएगा हेलो फ्रॉम हाई। तो सेम हमने ये जो 3 लाइन का कोड है इसको हमने एक लाइन में, तो ये हमारे पास जो सेम 3 लाइन का कोड है हमने उसको एक लाइन में कर लिया। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेजेस हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा a, b, मतलब ये आप 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा और उनको प्लस करके रिटर्न करेगा a प्लस b। तो अब अगर हम यहाँ पे लिखें हेलो
2,2 तो ये हमें 4 रिटर्न करेगा, मतलब 2 + 2 करके हमें 4 रिटर्न करेगा। ये मैंने लिखा और ये इसने 4 रिटर्न कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू 4 आ रही है। अब ये अगेन यहाँ पे हम 2 पैरामीटर दे रहे हैं और साथ उनको रिटर्न कर रहे हैं, सिंपल। तो इस मेथड में भी हम ये काम यहाँ पे भी इसी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए चेंज कितना होगा, यहाँ पे हमें 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे, a, b, और यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे a + b। कोई रिटर्न, कोई कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इसको पता होगा ES6 को कि ये वैल्यू अगर इसके साथ कोई ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ जस्ट एक ऑपरेशन है, तो उसको मैंने परफॉर्म करना है, तो ये a + 2 करके उसको रिटर्न कर देगा। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाई 3 + 2, तो अब इसका आंसर 5 आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं हमारे पास इसका आंसर 5 आया। तो ये देखिए कितना सिंपल इसने लाइफ को कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सपोज हमें मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, सपोज हमने ये करना है कि a = a + 2, फिर उसके बाद हमने a = a × a करना है, फिर हमने रिटर्न a करना है, इस तरीके से करना है। अब ये इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये सबसे पहले 2 वैल्यू लेगा यहाँ पे मैं a + b कर देता हूँ। तो a में जो भी वैल्यू है उसके अंदर a + 2 करेगा। a में हमने जो भी वैल्यू दी है, सपोज मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, तो a में हमारे पास 3 है, तो ये 3 + 2 करेगा, पहले उसको a में सेव करेगा, फिर 3 + 2 कितना होता है 5 इस a में आ गया, 5 को फिर मल्टीप्लाई करेगा b से, तो b में हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो 5 × 2 = 10, तो ये हमें रिटर्न करेगा 10। ये लिखा हमने और इसको रन करते हैं, तो हमारे पास आंसर 10 आ गया। क्लियर कर दिया मैंने इसे। अब यही काम अगर हम यहाँ पे करना चाहें 3 दफ़ा, तो डेफिनेटली हम एक ही लाइन में ये तीनों काम भी कर सकते हैं, मतलब इसमें भी हम एक ही लाइन में कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कि मल्टीपल लाइंस लिखने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, एक यहाँ पे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और एक ब्रैकेट यहाँ पे लगानी पड़ेगी, इसको क्लोज करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे सिंपली इस तरीके से इसको क्लोज करेंगे और अब ये हमारे पास मल्टी लाइंस का कोड बन चुका है। अब हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये हाई भी सेम रिजल्ट देगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे हाई लिखा और यहाँ पे इसको रन किया, तो हमारे पास वही रिजल्ट 10 आया जो हेलो के साथ आ रहा था। तो इस तरीके से हम एरो फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। इसका एक और वर्जन मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि हाई के साथ हम अगर सिंपल एक वेरिएबल लेते हैं, तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a × a। देखिए आपने कितना सिंपल हो गया, हाई a = a × a। अब ये क्या करेगा, हमें यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर ही एक्सेप्ट कर रहा है। जब एक पैरामीटर होगा तो a × a का मतलब है 3 × 3 9 आंसर हमें ये देगा। तो ये देख सकते हैं हमारे पास 9 आंसर आ गया। तो देखें 1 लाइन में हमने एरो फंक्शंस को यूज करते हुए हमने अपना टास्क परफॉर्म कर लिया। तो ये है हमारे पास ES6 के अंदर लेट कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड और एरो फंक्शन। अब इनमें एक और चीज इंट्रोड्यूस कराई गई है जो है टेम्पलेट स्ट्रिंग। ES6 में एक टेम्पलेट स्ट्रिंग डिफाइन किया गया। सबसे पहले हम नॉर्मली देखते हैं हम काम कैसे करते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है नेम = इमरान, हम इसको कह देते हैं वार या लेट, जो भी आप कह रहे हैं, मैं कॉन्स्ट कह देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कॉन्स्ट एज = 39। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log वेलकम। अब यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ इमरान, तो नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में मैं यहाँ पे %s डालूंगा, वेलकम इमरान यू आर। अब यहाँ पे एज है तो यहाँ पे दोबारा मैं s लिखूंगा, यू आर ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ कॉमा नेम कॉमा एज। ठीक है, ये हमने ट्रेडिशनल वे में किया। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा वेलकम इमरान, यू आर 39 ईयर्स ओल्ड। दैट इज ग्रेट, इट इज वर्किंग फाइन। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट हम यहाँ पे लाते हैं। न्यू टेम्पलेट स्ट्रिंग जो इंट्रोड्यूस कराया गया है वो है बैक टिक्स। बैक टिक्स की बात करें तो बैक टिक्स ना सिंगल कोट होता है और ना ही डबल कोट होता है। आई मीन अभी हम यहाँ पे डबल कोटेशन ये यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसमें सिंगल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो टेम्पलेट स्ट्रिंग है वो है बैक टिक, जो कि एक रिलेटेड टू मतलब सिंगल कोट और डबल कोट की तरह का होता है, लेकिन ना वो सिंगल कोट होता है ना वो डबल कोट होता है। अब वो कीवर्ड QWERTY जो QWERTY कीबोर्ड होता है उस पर वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, वो मोस्टली जो टाइल साइन होता है आपका, जो टाइल अलमद्दा की तरह अगर मतलब कश के टाइल साइन ये वाला जो होता है इसके नीचे होता है। ठीक है, इसके नीचे होता है या ऊपर जहाँ पे भी होता है आप इसके साथ ही होगा। मे बी कीबोर्ड के भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेआउट तो डिफरेंट हो सकता है। तो ये बैक टिक हमारे पास ये चीज़ है, बैक टिक। इट इज़ नॉट अ सिंगल कोट, इट इज़ नॉट अ डबल कोट। अब इसके फायदे देखिएगा क्या क्या।
सबसे पहला तो फ़ायदा इसका ये है कि ES6 में जब इनको इंट्रोड्यूस किया गया तो इसने हमारी वो वाली प्रॉब्लम आसान कर दी कि यहाँ पे मैं सिंगल बैकटिक यूज़ करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ वेलकम और यहाँ पे मैं डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल नेम लिख सकता हूँ। वेलकम जैसे नेम, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नेम, यू आर, फिर डॉलर साइन, एज, ईयर्स ओल्ड। मतलब ये वही मैसेज डिस्प्ले करेगा, लेकिन अब ये देख सकते हैं कि अब ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली एक मैसेज है। यहाँ पे परसेंटेज साइन एस में हमें प्रॉब्लम है, और ये आई थिंक PHP में अगर प्रिंट एफ या एस प्रिंट एफ कमांड्स जो मेथड हैं वो यही सेम काम करते हैं। ये वाला जो ES5 वाला है console.log में जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रीवियसली, सेम इसी तरीके से प्रिंट एफ और एस प्रिंट एफ काम करते हैं PHP में भी। तो ये हमारे पास लाइफ इसने आसान कर दी। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको सेव किया और हम यहाँ पे लिखा हमने, तो यहाँ पे हम वेलकम इमरान, यू आर 39 ईयर्स ओल्ड लिखा हुआ, हमारे पास वही मैसेज आ गया। तो यह है हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रिंग। अब हमारे पास ES6 में क्लासेस को भी इंट्रोड्यूस कराया गया। ऑल दो ES6 की जो क्लासेस है वो वाली क्लासेस नहीं है, या उसका कॉन्सेप्ट वो वाला नहीं है जो PHP या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में है, लेकिन स्टिल क्लासेस को हम क्लास कीवर्ड के साथ, मतलब क्लास कीवर्ड इंट्रोड्यूस कराया जैसा लेट और कॉन्स्ट है, तो उसके जरिए हम क्लासेस को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ क्लास पर्सन और इसको मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे इसमें अगर आपने कोई भी वेरिएबल ऑन द गो बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर में हम बनाएंगे अगर वेरिएबल, तो यहाँ पे मैं सपोज कहता हूँ कि लेट नेम इज इक्वल टू 20, लेट एज इज इक्वल टू, सॉरी 20 नहीं, मैं अपना नाम लिख देता हूँ 39, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन गेट। अब देखिए मैं यहाँ पे फंक्शन नेम, फंक्शन कीवर्ड नहीं लिख रहा, सिंपल गेट नेम लिख रहा हूँ, ये भी एक एडिशन है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न दिस डॉट नेम, फिर मैं लिखता हूँ गेट एज, फिर लिखता हूँ रिटर्न दिस डॉट एज। एनी पर्सन जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये देख के कह सकता है यस दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। क्लासेस का कॉन्सेप्ट, एक्सटेंड्स का कॉन्सेप्ट, इंप्लीमेंट्स का कॉन्टेक्स्ट, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट p इज इक्वल टू न्यू पर्सन, सिंपल मैंने ये लिखा। अब मैं लिख सकता हूँ console.log p डॉट गेट नेम, और नेम हमारे पास मेथड है, और मैं लिख सकता हूँ console.log p डॉट गेट एज। ये मैंने लिखा और इसको रन किया, तो हमारे पास यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि अनडिफाइंड, मतलब वो कह रहा है कि अनडिफाइंड है। ये हमने चूंकि लेट के साथ इनको इनिशियलाइज किया, तो ये अब स्कोप में, इस स्कोप के अंदर एज अ प्राइवेट है, तो मैं इसको कॉन्स्ट कर देता हूँ। कॉन्स्टेंट जो होते हैं दूसरी लफ्ज़ों में वो ग्लोबल होते हैं, वो एक्सेसिबल होते हैं कहीं पे भी। अब मैं इसको दोबारा से क्लियर करके रन करता हूँ, तो अभी भी हमारे पास अनआइडेंटिफाइड आ रहा है। तो ये क्लास कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ये ठीक है, गेट नेम दिस, सॉरी यहाँ पे लिखना था दिस डॉट नेम, उसको दिस ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हमने डिफाइन करना है, और साथ में हमें यहाँ पे ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है लेट और कॉन्स्ट को, इसमें हमें यूज़ करने की जरूरत। इस तरीके से हम लिखेंगे दिस डॉट नेम एंड दिस डॉट एज, देन वी कैन एक्सेस इट ग्लोबली। सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब मैं यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ गई। तो ये कंस्ट्रक्टर हम यूज़ कर सकते हैं टू इनिशियलाइज। अब यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसी तरीके से। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट एड्रेस इज इक्वल टू जेलम, तो अब इस जेलम को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन गेट नेम के बाद। मतलब अब मैं यहाँ पे अगर गेट एड्रेस लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न दिस डॉट एड्रेस, और हम यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log p डॉट गेट एड्रेस और इसको रन करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अनआइडेंटिफाइड आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से कट करके इसको इधर पेश करता हूँ एट द एंड, और इसको जब रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जेलम अब लिखा हुआ आ रहा है। मतलब इसको नेम से बाद में मैं लिखूँ तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको इससे पहले लिखूँ यहाँ पे तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकूँगा। ये देख सकते हैं आप अनडिफाइंड वेरिएबल का मैसेज आ रहा है। तो ये थोड़े से इसमें ट्विस्ट है, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि ये प्योर क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये क्लासेस जैसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो ES6 को यूज़ कर सकते हैं अपने नॉर्मल डे टू डे प्रोजेक्ट में। और अब इसको कंपाइल करने, अगर आप सपोज सम टाइम ये भी ज़रूरत होती है कि भाई हो सकता है कोई ओल्ड ब्राउज़र पे इस पर यूज़ करे, तो उस पर तो ये कोड हमारा रन
नहीं होगा, क्योंकि वो अगर ES6 को सपोर्ट नहीं करता ब्राउज़र तो ये काम नहीं होगा। तो इसकी सोल्यूशन 2-3 मुख्तलिफ किस्म की इसकी सोल्यूशंस है। इसकी जो मैं सोल्यूशन रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि आप टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करें और फिर उससे फाइल को कंपाइल करें इनटू नॉर्मल जावास्क्रिप्ट। तो नेक्स्ट इस वीडियो ट्यूटोरियल को दोस्तों मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और यही वो फीचर्स हैं जिनको हम आगे चल के यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। डिफरेंट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एंगुलर का भी हो जाएगा, आयोनिक का होगा, नेटिव स्क्रिप्ट, या हम इस तरह के दूसरे जो प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो उसमें हम इसी गाइडलाइन को यूज़ करेंगे कि हम कॉन्स्ट, लेट और एरो फंक्शंस और क्लासेस को यूज़ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताता चलूँ आपको कि नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे टाइपस्क्रिप्ट पे। हालांकि वो Node.js का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे उसकी चीज़ जो एक्सप्लेन करना चाहूँगा वो ये है कि आप इजीली उसको टाइपस्क्रिप्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, और फिर आप उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा चाहूँगा दोस्तों आपसे, दुआओं में याद रखिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको मेरे दूसरे वीडियोस की तरह पसंद आई होगी, और आप इसको लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।